नमस्कार, डीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखने वाले हैं तमिलनाडु सरकार की हिंदी भाषा के प्रति नफरत को, जानेंगे होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की तैयारियों को, जानेंगे रानिया राव के बड़े खुलासे को, बात करेंगे स्पेडेक्स मिशन की सफलता को लेकर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों घटाया लाडली बहना योजना का बजट, और आखिर में नजर डालेंगे खुफिया कामकाज पर होने वाली बड़ी मीटिंग पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। नोएडा में होली के मौके पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में 14 मार्च को बंद रहेंगी सभी दुकानें। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान तेज, अब तक 25 घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कांस्टेबल भर्ती के लिए नहीं लगानी होगी 10 किलोमीटर की दौड़। पिछली बहाली में हुई मौतों के बाद झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ की रायपुर से मुंबई जा रही इनोवा में मिले 4 करोड़ 5 लाख रुपए, हवाला कनेक्शन होने की आशंका। होली से पहले बिहार में शराब तस्करी का पर्दाफाश, घोड़े के जरिए हो रही स्टेट में एंट्री, तस्करी का नया तरीका देखकर पुलिस भी हैरान। मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ भीषण रोड हादसा, गैस टैंकर की टक्कर से 7 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से बाहर निकालने पड़े शव। यमुना के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 0, 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल, दिल्ली, यूपी और हरियाणा में स्थिति खराब। पूरे 64 साल बाद होली रमजान का जुमा एक साथ, उत्तर प्रदेश में ढकी गई मस्जिदें तो वहीं इंदौर में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए 2000 जवान। बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बांग्लादेशी टीम के लिए खेले 430 मैच। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी टली, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी, 280 दिन से स्पेस सेंटर में फंसी है। सोने के दाम में आज यानी गुरुवार को दिखी तेजी, 529 महंगा होकर 86,672 रुपए पर पहुंचा। चांदी 150 रुपए सस्ती हुई, वहीं इस साल 10,510 रुपए महंगा हुआ सोना। वहीं ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने इस बार राज्य के बजट से रुपए का सिंबल हटाते हुए उसे रू सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। बता दें कि देश भर में रुपए का सिंबल बजट का आधिकारिक प्रतीक है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने तो इसे ही रिप्लेस कर दिया। रुपए के सिंबल को जिस रू सिंबल से रिप्लेस किया गया है वह तमिल लिपि का अक्षर रू है। यहाँ खास बात यह है कि पहली बार किसी राज्य ने रुपए के सिंबल में ही बदलाव किया है। आपको बता दें कि देश में रुपए का जो सिंबल है उसका डिजाइन उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया था, जो कि पेशे से एक शिक्षाविद और डिजाइनर है। उनका डिजाइन 5 शॉर्ट लिस्टेड सिंबल में से चुना गया था। आपको बता दें धर्मलिंगम के मुताबिक उनका डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। यहाँ हैरान करने वाली बात तो यह है कि उदय कुमार धर्मलिंगम तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके यानी एमके स्टालिन की ही पार्टी से विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि धर्मलिंगम के बेटे हैं। उन्होंने 2010 में इस डिजाइन को बनाया था, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने अपना लिया था। इसके अलावा उदय कुमार धर्मलिंगम तमिलनाडु के कल्लाकुरिची के रहने वाले हैं। तमिलनाडु सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले से ही तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगाया था।
एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अखंड हिंदी पहचान की कोशिश के कारण प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी भी हिंदी के इलाके नहीं रहे, लेकिन अब उनकी असली भाषा भूतपूर्व की प्रतीक चिन्ह बनकर रह गई है। होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली आदि जिलों के संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई है। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि उन पर रंग गुलाल ना पड़े और अमन चैन कायम रहे। कुछ जगहों पर तो जुमे की नमाज का वक्त भी बदल दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा करीब 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। यहाँ लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी कर रही है। हर छोटी बड़ी मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात है। वहीं संभल का माहौल तो पहले से ही संवेदनशील है। ऐसे में जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। होली को देखते हुए शहर में दर्जन भर मस्जिदों को ढक दिया गया है। पुलिस टीम लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त लगा रही है। पुलिस ने करीब 1000 लोगों को पाबंद किया है। उधर बरेली जिले में कई मस्जिद, दरगाह, मजार और इमाम बागे को ढका गया है ताकि होली के जुलूस के दौरान उन पर कलर ना पड़े। इस बीच थाना कोतवाली क्षेत्र के मलूकपुर इलाके में एडीजी बरेली जोन, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च किया गया है। पीस कमेटी की बैठक में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अलीगढ़ में भी होली के त्योहार को लेकर प्रशासन कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता है। अब्दुल करीम चौराहे और दिल्ली गेट चौराहे पर स्थित मस्जिदों को कवर किया गया है। मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन के सहयोग से ये कार्य पूरा किया। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं। सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस फिलहाल राजस्व खुफिया निदेशालय की हिरासत में है। उन्होंने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि यह पहली बार था जब उन्होंने दुबई से सोने की तस्करी की थी। साथ ही एक्ट्रेस ने इस बात को भी बता दिया है कि उन्होंने सोना छिपाना कहां से सीखा। उन्होंने कहा उन्हें अज्ञात नंबरों से कॉल आए और दावा किया गया कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो से सोना छिपाना सीखा। रान्या राव कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। एक्ट्रेस को बेंगलुरु एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। उन्हें 14 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया है। इस सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए है, जिसको उन्होंने अपने शरीर में छिपाया हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस रान्या ने कहा कि मुझे किसी विदेशी नंबर से 1 मार्च को कॉल आया था। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मुझे विदेशी नंबरों से फोन आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 गेट के ए में जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे बताया कि मुझसे कहा गया था कि मैं दुबई एयरपोर्ट से सोना लेकर उसको बेंगलुरु में डिलीवर कर दूं। उन्होंने कहा यह पहली बार है जब मैंने दुबई से गोल्ड की तस्करी करके बेंगलुरु लेकर आई। इससे पहले मैंने कभी दुबई से सोना नहीं खरीदा और मैं कभी सोना लेकर नहीं आई। रान्या राव ने खुलासा किया कि उन्होंने एयरपोर्ट पर क्रैप पट्टियां और कैंची खरीदी और एयरपोर्ट के वॉशरूम में सोने के बार अपने शरीर में छिपाए। उन्होंने आगे कहा कि सोना प्लास्टिक से ढके 2 पैकेटों में था। मैंने एयरपोर्ट के वॉशरूम में सोने के बार अपने शरीर में छिपाए। मैंने सोना अपने जीन्स और जूतों में छिपा रखा था। मैंने यूट्यूब वीडियो से ये करना सीखा था। जैसा कि देश में पहली बार होली की धूम मची हुई है और इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दे दी है। हुआ ये है कि इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक कर दिया है। ये उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ा बढ़ाव है। इससे भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 जैसे मिशनों का मार्ग प्रशस्त होगा। 30 दिसंबर साल 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य स्पेस डॉकिंग तकनीक का परीक्षण करना था और अब इसकी अनडॉकिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। असल में इस मिशन में चेजर और टारगेट नाम के 2 सैटेलाइट शामिल थे। पहले चरण में चेजर सैटेलाइट ने टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक किया था। अब अनडॉकिंग के दौरान इसरो ने एक जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जिसमें कैप्चर लीवर को रिवील किया गया। आपको बता दें डी कैप्चर कमांड भी जारी हुआ। फिर आखिरकार दोनों उपग्रहों को अलग कर दिया गया। इस तकनीक का विकास भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने और मलबे को हटाने जैसी जटिल प्रक्रियाओं में मदद मिलेगी।
पहले तो इसरो की इस सफलता से भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसमें स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब तक ये तकनीक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। ये तकनीक भारत को भविष्य में अंतरिक्ष में मॉड्यूल जोड़ने, बड़े अंतरिक्ष यानों के निर्माण और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS की स्थापना में मदद करेगी। भारत की योजना साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है, जिसके तहत साल 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए आवंटित फंड में 315 करोड़ रुपए की कटौती की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 18,984 करोड़ रुपए था। वहीं सरकार ने महिलाओं को दी जाने वाली किश्त में भी इजाफा नहीं किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि महिला लाभार्थियों को केंद्र सरकार की PM जीवित ज्योति बीमा योजना, PM जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इससे महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा कवरेज मिलेगा। बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत 1,27 लाख आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ मिलता है, जिन्हें सितंबर 2023 से 1,250 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। ये योजना साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का अहम कारक रही थी। वहीं सरकार ने लाडली बहना की राशि नहीं बढ़ाई है। 1,27 लाख महिला लाभार्थियों को 1250 प्रति माह मिलते रहेंगे। बीजेपी ने इसे 3,000 रुपए तक करने का वादा किया था। बता दें कि बीजेपी ने साल 2023 के चुनाव में वादा किया था कि लाडली बहना योजना के तहत मासिक सहायता को 2028 तक धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। मई 2023 में शुरू हुई इस योजना में शुरुआत में 1,000 रुपए मासिक सहायता दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि अगली बढ़ोतरी कब होगी, जिससे लाभार्थियों में असमंजस बना हुआ है। इस योजना का लाभ 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को मिलता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबार्ड, कनाडा के जासूसी विभाग के बॉस डैनियल रोजर्स, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के टॉप मोस्ट अधिकारी रिचर्ड मूर, दुनिया की तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों के ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बुलावे पर 16 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान खुफिया सूचनाओं को साझा करने, आतंकवाद के विरुद्ध इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और दो देशों की सीमाओं में होने वाले अपराध पर कंट्रोल के लिए चर्चा की जाएगी। जासूसी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के इस अहम सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड समेत दूसरे मैत्री देशों के खुफिया बॉस मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि सुरक्षा एवं खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में लगभग 20 देशों के खुफिया एवं सुरक्षा संगठनों के प्रमुख एवं उप प्रमुख मौजूद रहेंगे। तुलसी गैबार्ड इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बतौर US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पहली बार दिल्ली आ रही है। वह खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने के अलावा रायसीना डायलॉग को संबोधित करेंगी और NSA डोभाल के साथ आमने सामने की बैठक करेंगी। भारतीय वार्ताकारों के साथ बैठकों में गैबार्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा कर सकती हैं। तुलसी अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक थाईलैंड की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद 15 मार्च को भारत आएंगी। कनाडा की सत्ता में बदलाव के बाद अब इस देश के साथ भारत एक बार फिर से रक्षा संबंधी रिश्ते मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ डैनियल रोजर्स भारत आ रहे हैं। इसके अलावा बेहतरीन और तीक्ष्ण इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध ब्रिटेन की एजेंसी M116 के चीफ रिचर्ड भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DV न्यूज के साथ।